वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व। अंबर हेठा धरती वसदी एथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। लो सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। जुगनी दे तागे बगे, जुगनी उस दे मुंह तो फब्बे, जिन्हों सट इश्क दी लगे होए साई मेरे आ जुगनी, मेरे आ जुगनी कहंदी है ओ नाम साई दा लैंदी है। आ दिल कब ली ताई जिंद मेरी है। बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले। कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया। भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, और इनको रोज सुनाए दादी नानी हो, रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा,
ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यहीं का हो जाता है जो कहीं से भी आता है। तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना, तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना। जाने क्यों ये लगता है मुझको जाना पहचाना, यहाँ भी वही शाम है वही सवेरा, वही शाम है वही सवेरा। ऐसा ही देश है मेरा, जैसा देश है तेरा, जैसा देश है तेरा, हाँ जैसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा हो, जैसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा, हाँ जैसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा हो, जैसा देश है मेरा।
जब हम प्रेम में होते हैं तो हम कहीं बैठे होते हैं, हमारा मन कहीं का कहीं घूम कर आ जाता है। अब पढ़ती हुई ये पंक्तियां ये अंदर पढ़ती हुई सुनिए। यही तो तुम्हारा नाम चुनती हूँ नशे में झूम जाती। यही तो साथ मंगल घुमाती हूँ तुम्हारा नाम चुनती हूँ नशे में झूम जाती। के वक्त काम आती है। मेरा माथा घूम गया। मैं कहा सरदार रणजीत सिंह, मैंने सारी बातें सुनी, लड़ाई में कोई भाषा काम आती हो और वो भी संस्कृत काम आती हो, ये मेरे दिमाग से बाहर है। लेकिन जो बात सरदार जी ने कही, मैं उस दिन से समझ गया सरदारों में भी दिमाग होता है। देखिए आज संस्कृत लड़ाई में कैसे काम होती है। चले आप जब भी मेरी भाभी से लड़ाई होती है तो हम दोनों संस्कृत में लड़ते हैं और पड़ोसी ये समझते हैं कि घर में गवल चल रहा है। ऐसा ब्रिलियंट आदमी न देखा मैंने। मैं एक दिन इनके घर पे फैजाबाद चला गया, कंजूस इतना आदमी है कि बताओ। एसी कमरे में खुद सो गया, मेरे को दूसरे कमरे में सुला दिया। मैंने कहा सरदार भैया इस कमरे में मच्छर बहुत है। क्या चिंता मत करो, मच्छरदानी मेरे पास है। डीएम सर अभी थके नहीं, जिंदा लोग बैठे हैं। कमाल आजमगढ़ कमाल। अपने आप में जैसा मैंने कहा एक नशे से गुजरना है। बार बार बताया जा रहा था कि आप थक चुके हैं। बिल्कुल निचोड़ा हुआ नींबू उन्हें मिला है, लेकिन जो निचड़ा हुआ नींबू मिला था उसमें भी जो रस था वो पानी में भिगो के विष्णु सक्सेना निकाल के ले जा चुके हैं। सुनील जोगीर मेरे हाथ में उस नींबू के भी चीथड़े हाथ पड़े हैं। अब इसी में से जो होगा वो प्रयास किया जाएगा। मैं तो हाँ बिल्कुल विष्णु सक्सेना जी की तरह मैं तो राजस्थान में रहा हूं तो ऐसे प्यारे गीत लिख नहीं पाया हूं। मैंने तलवारों की खनखनाहट में अपनी लोरियां सुनी हैं। देश की सरहदों को यदि सर्वाधिक बेटे किसी प्रांत ने दिए हैं तो वो मेरे प्रांत ने दिए हैं। ये कर्जा मेरे माथे पर है। आप अनुमति दें तो मैं वहीं से अपनी बात शुरू करता हूं। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए। आजमगढ़ वालों, मुझे अब ये गीत के वातावरण में जितना मकरंद उड़ गया है, यहां पर मुझे दूसरी आंधियां खड़ी करनी है। 1-2 मिनट मुझे लगेंगी, उसके बाद जैसा मेरा तेवर होगा मैं आपको बता दूंगा मैं क्यों नहीं लिख पाया विष्णु सक्सेना जैसा। समझदार लोग आपका ध्यान चाहता हूं। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, कहीं मेरा पुरखा श्यामनारायण पांडे आकाश में सुनता हो, जिन्होंने हल्दी घाटी जैसा महाकाव्य लिखा, खंडकाव्य लिखा, उसी की वंशावली का सबसे छोटा बेटा, जहां दिनकर ने उर्वशी लिखी वहीं उन्होंने कुरुक्षेत्र भी लिखा, श्यामनारायण पांडे ने हल्दी घाटी लिखी है। तो विनीत चौहान आपसे निवेदन कर रहा है, अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, विष्णु भैया माफी के साथ कह रहा हूं, अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम ही बोलो किरण में बाजुओं को कौन तोलेगा। मैं आपकी भुजाओं को ललकार रहा हूं तो 4 लाइन पर मुझे बताइएगा, मुझे इस माइक पर कितनी देर खड़ा होना है। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम ही बोलो किरण में बाजुओं को कौन तोलेगा। अगर हम भी जुल्फ चुंबन की भाषा बोलने लग जाएं, कहो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। शुक्रिया। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। मैं एक भी लाइन ऐसी नहीं पढ़ूंगा कि कल आपको सिर धुनना पड़े कि वीर रस के नाम पर हमने सुना क्या था। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। जुगनू की दौड़ी झुक जाए ऐसे दिन मान नहीं रखती। मैंने कविता कह दी है सर, आपकी खामोशी मुझे खल गई है। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। दुश्मन की जुगनू की दौड़ी झुक जाए ऐसे दिनमान नहीं रखती। और सीमा पर दुश्मन की जाकर, मुझे एक हाथ खड़ा चाहिए इस बार, सीमा पर दुश्मन की जाकर जो माँ का दूध रजा आए, भारत माँ ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। भारत माँ ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे। मैं शुद्ध कविता पढ़ रहा हूं, उसके बाद ताली कैसे बजवाई जाती है। ये 30-35 साल में मैंने सब कुछ सीख लिया है। मैं भी एक टीवी शो में था डीएम सर, उस टीवी शो में खासियत थी कि एक सीन दिखाया जाता था। कह लगे इस पर कुछ अभी लाइन लिख सको तो लिखो। मुझे एक सीन दिखाया गया कि हमारा एक पायलट एक मिग विमान को लेकर पाकिस्तान की सीमाओं की ओर बढ़ा है। कह लगे इस पर कुछ लिख सकते हो। मैंने 2 लाइन शुद्ध कविता में कही है, उसके बाद मैं शुरू हो रहा हूं। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे।
मैं शुद्ध कविता पढ़ रहा हूं, ये दावा विनीत चौहान कर रहा है। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे, बढ़ चले मृत्यु के परवाने। अब पायलट उड़ रहा है और विनीत चौहान की 2 लाइन, इसमें 1 लाइन कविता की है, मेरा मन रखने के लिए ताली बजाना ताकि ऐसी कविता मैं और लिख सकूं। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे, बढ़ चले मृत्यु के परवाने, बढ़ चले मृत्यु के परवाने, जीने की है परवाह किसे, जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे, जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे, जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। मुझे क्षमा करें, हमने बहुत उम्मीद के साथ लिखा था कि इस चमन में आजकल कैसी हवा चलने लगी है, संदली सी गंध क्यों दुर्गंध में ढलने लगी है, बिस्मिल भगत अशफाक की साझी विरासत पूछती है, देश की तस्वीर क्यों बारूद से जलने लगी है। लेकिन बारूद से जलने की तैयारियां यदि किसी पक्ष विशेष से कर दी जाएं तो मुझे कहने का हक दीजिएगा। मुझे आज मणिपुर पर भी बोलना है, मुझे इस बार हरियाणा पर भी बोलना है, मुझे जोधपुर में हुई किसी बहन की घटना पर भी बोलना है, लेकिन किस तरीके से बोलना है। एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। मेरी भाषा का संतुलन न खो जाए, मैं किसी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन न कर दूं, ये दायित्व मेरा होता है। पूरी घाटी का वातावरण पर हमारे छोटे भाई ने कविता कह दी है, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं आप तक पहुंचे कि कुछ गद्दारों ने हरियाणा फिर लोहू से नहलाया, कुछ एहसान फरामोशों ने अपना चेहरा दिखलाया। मैं एक इशारा कर रहा हूं, डरते डरते ऐसा ना हो जाए कि जो इस देश में पहले हो चुका है वो दोबारा हरियाणा में हो जाए। लेकिन यदि इतने पत्थर किसी यात्राओं पर बरसते हैं और कितने बुलडोजर वहां चलते हैं तो विनीत चौहान डरते हुए एक लाइन कह रहा है, कुछ गद्दारों ने हरियाणा फिर लोहू से नहलाया, कुछ एहसान फरामोशों ने अपना चेहरा दिखलाया, दिल्ली वालों हरियाणा जलती तस्वीर न हो जाए, ये मेवात हमारा भी दूजा कश्मीर न हो जाए, ये मेवात हमारा भी दूजा कश्मीर न हो जाए। जिंदाबाद। मैं एक विशेष घटना पर आपको अपनी कविताएं सुनाना चाहता हूं। मैं वीर रस के नाम पर जाना जाता हूं, लेकिन जो कुछ मणिपुर में हुआ, जोधपुर में एक बेटी के साथ हुआ, मैं उस रात सो नहीं पाया। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था किसी बेटी के साथ ये सब हो सकता है जो सड़कों पर मणिपुर में हुआ। और 3 महीने बीत गए, न प्रशासन को पता लगा न मुल्क को पता लगा वो किस पार्टी ने किया, किसने किया। मैं उस जातिवाद पर जाना नहीं चाहता, लेकिन मेरी बेटी पढ़ती है सर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। जब उसे पता लगा कि ऐसा कुछ हुआ है मणिपुर में, तो उसने धीरे से मेरे से कहा, पापा क्या आपका पुरुष इतना क्रूर होता है? उसकी गलती नहीं थी, उसकी जिंदगी में जो पहला पुरुष आया वो उसका पिता था। उसे सोचा पिता जैसा कोमल होता है, सब पुरुष ऐसे ही होते होंगे। लेकिन जब यथार्थ की कठोर चट्टान पर मणिपुर की घटना पर उसने आंसू बहाते हुए देखे तो मैंने कहा, नहीं, तुम वीर रस के कवि की बेटी हो, तुम्हारी आंखों में अच्छे नहीं लगते। या जितनी मेरी बेटियां बहनें बैठी हैं, भाभियां बैठी हैं, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूं, फूल बनकर जो जिया उसको यहां मसला गया। मुझे ज्यादा तालियां चाहिए, मैं हिंदुस्तान का परिवर्तन देखना चाहता हूं। फूल बनकर जो जिया उसको यहां मसला गया। आदमी फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए और छीनता हो हक तुम्हारा जब कोई इस वक्त, तो आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए, आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए, आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। और माफ कीजिएगा यदि दामनी की जो कुछ घटनाएं दिल्ली की सड़कों पर हुई हैं, राष्ट्रपति को विवश होकर यह कहना पड़ा कि मैं खुद विवश हूं कि तुम्हें डेट पर डेट मिल देती जा रही है, मैं इस बेटी को न्याय नहीं दिला पा रहा हूं। मुझे क्षमा करें यदि न्यायाधिपति लोग बैठे हों। मुझे कई बार लगता है कि इस देश में न्यायिक व्यवस्थाएं न्याय दिलाने से ज्यादा अपराधियों को बचाने की शरणगाह बन चुकी हैं। मुझे क्षमा किया जाए इस वाक्य के लिए, लेकिन मैं जो सच चाहता हूं, जो देख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। वकीलों की इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैं कि अपराधी उसके अंदर आसानी से निकल जाता है। मैं उम्मीद करूंगा कि ये दिन कभी हिंदुस्तान को न देखना पड़े जो विनीत चौहान आज मेहनी अधिकारी के सामने बोल रहा है। लेकिन यदि किसी बेटियों के साथ ये घटना होगी तो मैं जितने गुस्से में पढ़ रहा हूं उतने गुस्से में मुझे आपकी तालियां चाहिए। न्याय ही गर तोड़ देकर न्याय के विश्वास को, मुझे भरपूर तालियां इस बार नहीं, चिंगारियां चाहिए मुझे। मैं इस मुकदमे के फैसले पर मोहर चाह रहा हूं। न्याय ही गर तोड़ देकर न्याय के विश्वास को
कौन फिर रोके यहाँ इन भेड़ियों की प्यास को? एक ही चारा बचेगा, बेटियों के पास फिर गोलियों से भून देवे खुद यहाँ अय्याश को, गोलियों से भून देवे खुद यहाँ अय्याश को, गोलियों से भून देवे फिर यहाँ अय्याश को। लो एक परी फिर चली, मैं रोते हुए कविता को लिखता नहीं हूं लेकिन पढ़ते हुए मैं भावुक हूं। लो एक परी फिर चली गई वहशी पापी हत्यारों से, वो किरण सूर्य की चली गई खुद अपने चांद सितारों से। मैं सोच रहा हूं क्या इंसान इतना वहशी हो सकता है? कलियों की छाती में क्या इतने गहरे कांटे बो सकता है? मैं शीश पटक कर पूछ रहा, मुझे आपका ध्यान चाहिए, मैं शीश पटक कर पूछ रहा क्या यही भाग्य है माटी का? दुनिया में क्या संदेश गया इस जगत गुरु की माटी का? दुनिया में क्या संदेश गया इस जगत गुरु की माटी का? हम काम विजेता कहलाए पश्चिम में सिर ऊंचा करके। हम एक ही बात के लिए सब दुनिया में जाने जाते थे, हमने वासना को जीत लिया था। मैंने सुना है कि स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में भाषण दे रहे थे तो एक सुंदर युवती उनके पास आई, कहने लगी स्वामी जी मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। स्वामी जी ने कहा मुझसे विवाह क्यों करना चाहती हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ। उस युवती ने कहा मैं चाहती हूं कि आप जितना खूबसूरत बेटा मुझे पैदा हो। स्वामी जी ने हाथ जोड़कर कहा मां तुम आज से ही मुझे अपना बेटा समझो। क्या चरित्र दिया हिंदुस्तान ने, वहां ये घटनाएं होंगी। मैंने सुना है कि छत्रपति शिवाजी के दरबार में उनका सेनापति मुगलों की सबसे खूबसूरत बेगम गोहर बानो को पकड़ करके ले आया। ये मैं कैफी आदमी की जमीन पर दृष्टांत पढ़ रहा हूं, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। छत्रपति शिवाजी ने जैसे ही उनको देखा, सेनापति ने कहा महाराज आपके हरम के लिए बहुत खूबसूरत तोहफा लाया हूं। छत्रपति शिवाजी ने तलवार निकाली और कहा सबसे पहले सेनापति को जेल में डालो। उसके बाद गोहरबानो की तरफ देखा और धीरे से कहा गोहरबानो तुम बहुत खूबसूरत हो, पर क्या ही अच्छा होता मेरी मां भी इतनी सुंदर होती तो मैं भी इतना खूबसूरत हुआ। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी? आओ विचारें बैठकर हम ये समस्याएं सभी। हम काम विजेता कहलाए पश्चिम में सिर ऊंचा करके, हम काम विजेता कहलाए पश्चिम में सिर ऊंचा करके इस घटना पर शर्मिंदा हैं, बैठे हैं सिर नीचा करके। गर क्रूर वासना पसर गई भारत के सलगलियारों में, गर क्रूर वासना पसर गई भारत के सलगलियारों में, तो कीर्ति पताका सूरज की खो जाएगी अंधियारों में, तो कीर्ति पताका सूरज की खो जाएगी अंधियारों में। इसलिए निवेदन है मेरा दिल्ली के दरबारों से, चाहे घटना दिल्ली में हो, चाहे मणिपुर में हो और चाहे हमारे राजस्थान में हो, मैं जितने खुले दिल से तीनों पार्टियों से, तीनों दलों से आह्वान कर रहा हूं, मुझ पर यह आरोप न लगा जाए कि मैं किसी पार्टी का पीपा बन के बज रहा था मंच के ऊपर, या बचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे सच लिखने से हम कागज को फाड़ देंगे, कलम को तोड़ देंगे हम। मुझे अगली लाइन पर यह न लगे कि इधर कांग्रेसी बैठे थे और इधर भाजपा के लोग बैठे थे। मुझे हिंदुस्तान के लोगों से सहमति चाहिए, मैं बोल रहा हूं। इसलिए निवेदन है मेरा इन दिल्ली के दरबारों से, अपने प्रांतों में बैठी हैं जो अलग अलग सरकारों से, अब शीघ्र न्याय दो। एक भी हाथ खाली नहीं चाहिए मुझे, इसलिए शीघ्र न्याय दो। आंसू से उपजी सारी ललकारों को लाल किले पर फांसी दे दो दुष्कर्मी हत्यारों को, लाल किले पर फांसी दे दो दुष्कर्मी हत्यारों को, लाल किले पर फांसी दे दो दुष्कर्मी हत्यारों को। सरदार मनजीत सिंह अभी यहां बैठे थे। हम लोग सामान्यतः चुटकुलों की कौम बना देते हैं इन सिखों को, लेकिन सच मानिएगा विशाल सर, अनुराग सर, मैं एक भी सिख पगड़ी देख लूं उसे गुरुद्वारा मान के सिर झुका लेता हूं। 123 ऑथेंटिक फांसी हुई है आजादी के संग्राम में, आपकी ताली शायद से पूजनीय बना दे। 93 बेटे सिख मां की कोख ने दिए थे, छोटी कौम तो नहीं थी सर। मैंने उदाहरण नहीं सुना है किसी मां के 4 बेटे हुए और इस तरह बलिदान हुए हों जैसे गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे। 2 बेटे सरहिंद की दीवार में जिंदा चिनवा दिए गए, 2 बेटे चमकौर के दुर्ग में बलिदान हुए। जब सरहिंद की दीवार में फतेह सिंह और जोरावर सिंह को चुनवाया जा रहा था तो गर्दन तक ईंट आ गई फतेह सिंह की। जोरावर सिंह बड़े थे, उनसे 11 साल के थे, वो रोने लग गए ये दृश्य देख करके। फतेह सिंह ने भाई की तरफ देखा और धीरे से बोले भैया मृत्यु का वक्त आया तो आंसू आ गए, डर गए। जोरावर सिंह ने कहा नहीं, गुरु गोविंद सिंह की संतान मृत्यु से क्यों डरेगी, क्या फिर रो क्यों रहे हो? मेरे रोंगटे खड़े हैं। जो बात जोरावर सिंह ने फतेह सिंह को कही, कहला छोटे रोता केवल इसलिए हूं इस दुनिया में आया पहले मैं था और जा तू रहा है। क्या कलेजा रहा होगा। मैं आपकी कमजोर तालियों के बीच 2
दो लाइन रेखांकित कर रहा हूं। फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला। फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला। रखो ईंटें, भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे, निकलती सांस बोलेगी, यही दीवार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। ये हिंदुस्तान का 7 साल का बेटा बोल रहा था। गिनीज बुक उठा के देख लेना, वर्ल्ड की गिनीज बुक रिकॉर्ड देख लेना। दुनिया का सबसे छोटा शहीद यदि कोई हुआ है तो वो 7 साल का फतेह सिंह हुआ है, जो गुरु गोविंद सिंह का साहिबजादा हुआ है। इस भीड़ में कहीं कोई सिख मिल जाए तो उसे इसलिए प्रणाम कर लेना कि इनके कारण आज हम जिंदा हैं। उधर चमकौर के दुर्ग में जोरावर सिंह के साथ अजीत सिंह थे। अजीत सिंह छोटे भाई को कलगी बांधी। गुरु गोविंद सिंह ने, हमारे राजपूतों में परंपरा है राजस्थान के अंदर की मां तिलक निकालती है, उनमें परंपरा है कि मां कलगी टांगती है पगड़ी के अंदर। गुरु मां उस दिन थी नहीं। गुरु गोविंद सिंह ने लाड लड़ाया और कलगी भी बांधी। मां और पिता के दोनों दायित्व पूरे किए। छोटे बेटे अजीत सिंह को जब देखा तो अजीत सिंह को भेजा। शेर का बच्चा घोड़े पर सवार होकर गया तो सही भाला आर पार हो गया, लेकिन 40 मुगलों के सिर उतारे तो घोड़े से नीचे उतरा। छोटा भाई ये सारा सीन किले की दीवार से देख रहा था। अंतिम बार गुरु गोविंद सिंह ने छोटे बेटे को गले लगाया कि बेटा अब तुम्हारी बारी है, कोई बचा नहीं है। छोटा बेटा गया तो सही, लेकिन 3 मिनट में वापस आ गया। सूचना देते हुए खुशी है कि अमृतसर के एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट किया जा चुका है। मंजीत भैया आ गए तो मैं और गौरवान्वित हूं। उस पगड़ी के पृष्ठभाग में यदि बैठी है तो गुरु मां ने कहा चारों बेटे लौटाओ। गुरु गोविंद सिंह ने तो उत्तर दिया, वो लाजवाब था। जिस दिन ये लाइनें एयरपोर्ट पर लिख दी जाएंगी अमृतसर में, विनीत चांदिस कविता को पढ़ना छोड़ देगा। लेकिन आप लोग मेरे इस अभियान में सहयोग दीजिए कि आपकी तालियां दिल्ली पहुंचे जो मैं बोल रहा हूं। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, देश धर्म के वास्ते वार दिए सुचार। आजमगढ़ वालों मुझे निराश मत करना। देश धर्म के वास्ते वार दिए सुचार। 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। दुआएं मोहब्बत है आप लोगों की। ये कौम शीश देकर जन्मी, मैं अंतिम लाइन पढ़ रहा हूं, मुझे विदा कीजिएगा। ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है। 16 लड़ाइयां लड़ी, अभिमानी है। भैया बस 4 लाइन पढ़ ले, मुझे विदा करें, मैं सुनील जोगी जी को बुला रहा हूं। ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है। ये अमृत शक्कर बड़ी हुई, ये कौम बड़ी अभिमानी है। जब जब हम पर संकट आए इस पगड़ी ने बलिदान दिया। गुरुओं ने मस्तक चढ़ा दिए, अपने प्राणों का ध्यान दिया। कुछ को आरे से चिरवाया, कुछ फेरुई से जलवाए, कुछ सूली ऊपर टांग दिए, कुछ दीवारों में चिनवाए। वो गर्व तवे पर चढ़े मगर, विदा करें, वो गर्व तवे पर चढ़े मगर निज सत्य पंथ से डिगे नहीं। पुरजा पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। पुरजा पुरजा कट गए मगर पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। ऐसे पागल दीवानों से, ऐसे पागल दीवानों से धरती की आन सौगुनी है। ऐसे पागल मस्तानों से भारत की शान चौगुनी। बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत मोहब्बत। मुझे समय की जो सीमाएं बताई गई हैं, मैं उसमें सबसे पहले स्वयं का ही अनुशासन रख रहा हूं। इस कवि सम्मेलन के समापन के लिए मेरे पास जो महनीय कवि का नाम है वो डॉक्टर सुनील जोगी है। हम कवियों में मंचीय कवियों को लेकर अन्य कवियों को भी गिन लिया जाए, जिस कवि की सर्वाधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं, लगभग 72 पुस्तकें जिनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। यश भारती जैसा बड़ा पुरस्कार उनके खाते में है और पद्मश्री जैसा सम्मान जिनके सीने पर कार वाला हो अपनी स्कूटी पर बजाते डॉक्टर सुनील जोगी हैं। और मैं इनके घर गया पिछले दिनों, डीएम साहब एक पेंटर बैठा करता था इनकी गली के बाहर। आपकी बार गया तो पेंटर गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब पेंटर का क्या हुआ? तो बोले ऐसा, उसने बड़े अच्छे अच्छे बोर्ड बनाए। बड़े अच्छे अच्छे बोर्ड बनने के लिए आए, उसके पास एक नाई एक हेयर ड्रेसर बोर्ड देगा लिखने के लिए, यहाँ बढ़िया हजामत की जाती है। 2 बोर्ड फिल्म वाले देंगे लिखने के लिए, खतरों के खिलाड़ी बर्बाद करके रख देंगे। एक बोर्ड एक प्राइमरी स्कूल वाले देंगे लिखने के लिए, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। अच्छा, एक ऑर्केस्ट्रा कार भी बोर्ड देगा लिखने के लिए, विवाह शादी और खुशी के मौके पर बुकिंग यही करवाई है। पुलिस के सज्जन बैठे हैं, उन्होंने भी 2 बोर्ड दे दिए लिखने के लिए, पुलिस थाना पुलिस नाका। अच्छा, रोडवेज वालों ने भी 2 दे दिए लिखने के लिए, जेब कतरों से बचिए, कृपया खुले पैसे दीजिए। और सबकी देखा देखी शमशान घाट वालों ने भी बोर्ड दे दिया लिखने के लिए। तो मैंने कहा हुआ क्या? बोला बहुत बढ़िया बोर्ड बनाए उसने, बहुत बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन, बहुत बढ़िया कलर कंट्रास्ट। तो मैंने कहा हुआ क्या?
बोले होना क्या था, जब वो बोर्ड बनकर तैयार हो गए तो उसके यहाँ अनपढ़ नौकर था कुलाधिपति महोदय, उसकी जिम्मेवारी लगा दी जब बोर्ड लगा के आ। वो यहाँ का बोर्ड वहां लगाया, वहां का बोर्ड वहां लगाया। अब मजा लीजिए आप, पुलिस थाने के बाहर उसने बोर्ड लगा दिया, यहाँ बढ़िया हजामत की जाती है। रोडवेज की बस के पीछे लगा दिया खतरों के खिलाड़ी। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के बाहर बोर्ड लगा दिया, बर्बाद करके रख देंगे। ऑर्केस्ट्रा कलाकार के यहाँ बोर्ड लगा दिया, जेब कतरों से बचिए। अच्छा, पुलिस नाके के बाहर लिखवा दिया, वहां लिखवा दिया कृपया खुले पैसे दीजिए। और सबसे खतरनाक बोर्ड शमशान घाट के बाहर लगवा दिया, वहां लिखवा दिया विवाह शादी और खुशी के मौके पर बुकिंग यही करवाइए। एक विशेष रचना, पुलिस कप्तान साहब बैठे हैं, देखिए हमने मां सरस्वती की वंदना की। किसी आप जूते काटने वाले की दुकान पे चले जाइए, आपको भगत रैदास का चित्र मिलेगा। किसी नाई की दुकान पे चले जाइए, सैन भगत का चित्र मिलेगा। किसी व्यापारी की दुकान पे चले जाइए, लक्ष्मी जी का चित्र मिलेगा। मतलब हर व्यवसाय का कोई ना कोई देवता है, तो पुलिस वालों का भी कोई ना कोई देवता होना चाहिए। मैंने शोध किया और ये कविता शोध की है, मतलब इतना आसान नहीं है। वो कहते साहब कि कैसे कैसे कविता लिखते, पूछो इन फनकारों से, ये सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। वाह, तो एक शोध की रचना है और आपको समर्पित है कप्तान साहब। और आप देखिएगा कि जो मैंने शोध किया बिल्कुल सही है। मेरे माना कि पुलिस वालों का देवता जो है हनुमान जी है। अच्छा, हनुमान जी बड़े रिमांडेड हैं कलयुग के अंदर। हमारी भारतीय सनातन में हमें मानते हैं कि भाई कोई देवता अगर कलयुग में मौजूद है तो वो हनुमान जी हैं। और इतने रिमांडेड है कि एक जो है बंगाली भाई बोला, पर हनुमान जी हमारे देवता। बोलो तुम्हारे कैसे हुए? फिर हमारे नाम होते हैं मुखर्जी, चटर्जी, बानर्जी। तो मुस्लिम भाई ने कहा भी ये तुम्हारे कैसे? हनुमान जी हमारे देवता है। बोले तुम्हारे कैसे हो गए? बोले हमारे नाम होते हैं सुलेमान रहमान ऐसे हनुमान। तो सरदार जी बोले फालतू बातें बंद करो तुम दोनों के दोनों, हनुमान जी हमारे देवता है। बोले भाई तुम्हारे कैसे हुए? बोले देखो पत्नी किसी की, ले कोई गया और तीसरा आदमी अपनी पूंछ में आगे लगाता हुआ घूम रहा। तो सरदारों के अलावा और कोई काम तीसरा नहीं मैं सर हरियाणा का हूं, वहीं से शुरू करता हूं कि मुस्कुराते हुए मंद मंद मैंने एक हरियाणवी हवलदार से पूछ लिया हनुमान जी और पुलिस में संबंध। तो वो बोला रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कि रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे यानी कि जेंटलमैन थे। हनुमान जी उनके डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, दुनिया के सबसे पहले पुलिसमैन थे। अब सबसे पहले पुलिसमैन कैसे थे कि सीता माता की किडनैपिंग का मामला उन्होंने सुलझाया था। बहुत अच्छे। दुनिया का पहला अपराध, इससे पहले आपके संज्ञान में कोई अपराध नहीं होगा। भी अपराध होगा तभी तो पुलिस आएगी। इस सीता माता की किडनैपिंग का मामला उन्होंने ही सुलझाया था। हवा में तैर के अशोक वाटिका में बरामद करके दिखाया था। बरामद, हाँ। और पुलिस वालों की खास आदत होती है, पुलिस वाले सिपाही की, कि वो अगर मान लीजिए किसी रेडी से मूंगफली खानी है तो सीधे सीधे मूंगफली नहीं उठाएगा, पहले डंडा मारेगा, 20-30 बिखेरेगा, फिर एक मूंगफली उठा के खाएगा। और ये आदत देखिए कहां से आई। सरदार जी जमानत का इंतजाम कर लो आप तो अपनी। मेरी जमानत तो देखो, मैं तो बात सुन, मनमोहन सिंह सोनिया गांधी के साथ चलते थे, मैं अंकिता सिंह के साथ चलता हूं। मेरी जमानत का इंतजाम करेंगी वो अपनी सोच। हाँ, तो पुलिस वाला जितना खाएगा उससे ज्यादा बिखेरेगा, ये नियम हनुमान जी ने बनाया था। हाँ। कि पुलिस वाला जितना खाएगा उससे ज्यादा खिलाएगा, ये नियम हनुमान जी ने बनाया था। अगले ने अशोक वाटिका में पेड़ भी तोड़ दिए थे पर केला एक ही खाया था। और देख मिलान वाले ने तो हद कर दिया। समानता देखिए, जहां जहां आपको अच्छा लगे मन करे ताली बजाएगी, नहीं तो बढ़िया सुन रहे हैं आप, शानदार। कहने से पहले आवाज समझ आते हैं आपको समर्पित। कि देख मिलान वाले ने तो हद कर दी। कलर में देख ले, रंग में ही देख ले, हनुमान जी की चमड़ी और हमारी वर्दी दोनों खाकी रंग की है। अरे हनुमान जी के मुंह पे लाली है, तुम्हारी वर्दी कौन सी लाल रंग से खाली है? अरे हनुमान जी कने पूछ, तुम्हारे कने मूंछ। पुलिस के 80% जो कर्मचारी आपको मूंछों में मिलेंगे कि हनुमान जी कने पूछ, तुम्हारे कने मूंछ, और हनुमान जी कने छोटा सा है, तुम्हारे डंडे का साइज कौन सा कम मोटा है? तो मैंने कहा हनुमान जी तो इतने बुद्धिमान और बलशाली थे, उन्होंने कभी भी तिल को नहीं बनने दिया था। और
उन्होंने कभी भी दिल को नहीं बनने दिया था। और जब उन्हें संजीवनी बूटी नहीं दिखाई पड़ी तो वो उठा लाए पूरा पहाड़। वाह! तो पुलिस वाला बोला हम भी तो यही तरकीब काम में लाते हैं। पुलिस वाला बोला हम भी तो यही तरकीब काम में लाते हैं, जब हमें अपराधी नहीं मिलता है ना उसका पूरा परिवार उठा लाते हैं। वाह, क्या तुलना है। उसका पूरा परिवार उठा लाते हैं। मैंने कहा हनुमान जी तो हमेशा राम राम रटते थे, उन्होंने चीर कर दिखा दिया था कि उनके दिल में बसते हैं राम। उन्होंने चीर कर दिखा दिया था कि उनके दिल में बसते राम। तो पुलिस वाला बोला हम भी तो दाम दाम रखते हैं भाई, हम भी तो दाम दाम रखते हैं। ड्यूटी टाइम में हमारी कोई सी भी जेब फाड़ के देख लो, सब में मिलेंगे दाम। उसके इतना कहते ही भारतीय पुलिस का एक समग्र चित्र मेरी आंखों के सामने उभर आया, जिसके आधे भाग में तो पुलिस वाले ट्रक वालों से जबरन पैसे ऐंठ कर अपनी जेबें भर रहे थे, कि जिसके आधे भाग में तो पुलिस वाले ट्रक वालों से जबरन पैसे ऐंठ कर अपनी जेबें भर रहे थे, तो शेष आधे भाग में दिल्ली पुलिस के ओम प्रकाश, रामपुर और विजेंद्र संसद को बचाने की खातिर आतंकियों की गोलियों से मर रहे थे। आतंकियों की गोली। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत भाई को, जिन्होंने दोनों पक्ष रखे हैं। लेकिन मंजीत भाई, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, मेरे परिवार के 3 सदस्य पुलिस की सर्विस में हैं, जो एडिशनल एसपी हैं या एसपी हैं। 25 वर्ष हो गए मेरे उन भाइयों को दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए, लेकिन मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं कि आज तक किसी त्योहार पर वो हमारे गांव वापस लौट कर नहीं आए। हमारे और तुम्हारे चेहरों पर गुलाल केवल इसलिए लगते हैं कि इन्होंने अपने बच्चों के चेहरों पर गुलाल नहीं देखे हैं। आपने हास्य व्यंग पर कविताएं बजाई हैं मंजीत सिंह पर, मैं 4 लाइन सच्ची कह रहा हूं, आपको अच्छा लगे तो इसमें कोई ईमानदार पुलिस ऑफिसर आपके आसपास दिखे, आप उसके लिए तालियां बजाइएगा। न होली ही मनाते हैं न दिवाली मनाते हैं, ये विनीत चौहान पढ़ रहा है तो आपकी पुरजोर तालियां उस वर्दी के समर्थन में उठे जो पूरी रात पूरी अंधेरों में हमारी सुरक्षा करती है। न होली ही मनाते हैं न दिवाली मनाते हैं, ये अपने फर्ज को हर हाल में पूरा निभाते हैं। और मेरी हिम्मत को दाद दीजिए, मैं कहां खड़ा हूं और क्या बोलने जा रहा हूं। न होली ही मनाते हैं न दिवाली मनाते हैं, ये अपने फर्ज को हर हाल में पूरा निभाते हैं। सिफारिश वो तो टेलीफोन पे गुंडों की करते हैं, मगर ये फर्ज की कीमत लहू देकर चुकाते हैं, मगर ये फर्ज की कीमत लहू देकर चुकाते हैं, लहू ये फर्ज की कीमत। बहुत बहुत धन्यवाद। मंजीत भाई ने हास्य की कविता सुनाई, एक संदेश भी दिया। दोस्तों, आपको इस मंच का मैं एक तोहफा भेंट करना चाह रहा हूं। आज की रात मेरे पास जो सबसे कीमती हीरा है वो डॉक्टर विष्णु सक्सेना के रूप में है। जिन लोगों ने विष्णु सक्सेना को सुना है, एक नशे का नाम है विष्णु सक्सेना। प्रेम मोहब्बत का जितना बड़ा कवि इस मंच पर है, शायद अभी हमारे पास दूसरा कवि हिंदुस्तान के पास नहीं है। राधा और कृष्ण से बड़ा तो कोई व्यक्ति नहीं हुआ इस देश में प्रेम का। एक संवाद मेरे पास है। विष्णु भैया 2 मिनट में समय चाहूंगा इस बड़े कलमकार को यहां बुलाने के लिए। एक बार राधा ने कृष्ण से कहा, मोहब्बत क्या है, प्रेम क्या है? आपने एक क्षण भी यदि किसी से मोहब्बत की है तो प्रसंग आपको रुला देगा। राधा ने कृष्ण से कहा, कृष्ण तुम्हें बहुत प्यार करते हो तो फिर मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? कृष्ण ने एक बात कही और राधा को लाजवाब कर दिया। कृष्ण ने राधा से जब ये सारे सवाल हुए तो कृष्ण ने राधा से कहा, राधा, शादी करने के लिए 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, समझ जाए तो तालियां उधार मत रखिएगा। कृष्ण ने राधा से कहा, राधा, शादी करने के लिए 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, तुम ही बताओ हम दोनों में दूसरा कौन है? मैं साइंस पढ़ाई है मैंने 30 साल में, जानता हूं कांटा जिसकी पैर में लगता है आंसू उसकी आंख से आना चाहिए। मोहब्बत क्या अजीब चीज है साहब, कांटा उसके पैर में लगता है और आंसू आपकी आंख से आना शुरू हो जाते हैं। आपकी तालियां पुरजोर हो। आग जो वक्ष में पली होगी, मेरे पास इससे बड़ी लाइन नहीं है इस बड़े कलमकार को बुलाने के लिए। आग जो वक्ष में पली होगी अंततः शब्द में ढली होगी। प्यार क्या है, मोहब्बत क्या है? आजमगढ़ वालों, बड़े कलमकार के लिए बड़ी ताली उठे। आग जो वक्ष में पली होगी अंततः शब्द में ढली होगी, और कृष्ण के पांव में पड़े छाले राधिका धूप में चली होगी। जोरदार तालियां डॉक्टर विष्णु। खड़क साहब, मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं।
हमारे मंच के अध्यक्ष महोदय भाई सुनील जोगी जी को अभिवादन प्रस्तुत करता हूँ। जिला प्रशासन और हमारे भाई शिवा पांडे जी की और प्रिय अभय देवी की ये संयुक्त कोशिश से आज का ये गुलदस्ता सजाया है। भाई विनीत चौहान जी की मैं एक तारीफ करना चाहूँगा जी। वो ये तारीफ करना चाहूँगा कि वो जिस कवि का वातावरण बनाते हैं, ऐसा लगता है कवि ने आप अपना आधा काम तो कर दिया, अब उसकी जिम्मेदारी है कि बचा हुआ काम करे। विनीत चौहान हमारे देश के प्रख्यात वीर रस के कवि हैं, लेकिन उनके अंदर एक गीतकार बैठा है और वो गीतकार ये सब कुछ करा देता है। बहुत संवेदनशील व्यक्ति है। आइए मैं कविता पाठ आरंभ करता हूं। स्वागत डॉक्टर साहब। ईश्वरवादी बहुत, इसलिए सबसे पहली 4 पंक्तियां ईश्वर के चरणों में निवेदन करता हूं। स्वागत भैया, इजाजत है सर भैया। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे। मैं जानता हूं मुझे थकी हुई जनता मिली है इस समय। अरे जागरूक लोग हैं भाई। निचुड़ा हुआ नींबू मिला है मुझे उस निचुड़े हुए नींबू में से रस निकालना है। हाँ, इधर के लोग बहुत प्यारा सुन रहे हैं। जैसा ये सुन रहे वैसा आप भी सुन लीजिए। हम बाकी के जो 3 बचे हुए कवि हैं उनका उद्धार हो जाएगा। एक बार बता दीजिए कि आप लोग